हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 130 से आगे के सेक्शंस को समझेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, जिसके अंदर हमें एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया गया। अब देखिए, एक्शनेबल क्लेम कौन सा क्लेम होता है जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, मतलब कोर्ट के अंदर जाके आप एक तरीके का डेप्ट होता है जिसके आप कोर्ट से जाके रिलीफ मांग सकते हो कि मेरे को ये डेप्ट पे कराया जाए। अब ऐसे तो आप दूसरे डेप्ट भी मांग सकते हो, लेकिन ये ऐसे डेप्ट होते हैं जो सिक्योर्ड नहीं होते, मतलब कि आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी होती इन डेप्ट्स के लिए। मतलब आपने मान लीजिए ए से अगर 1,000 पे लेने आए, तो आपके पास ए की कोई भी चीज ऐसा सिक्योरिटी नहीं पड़ी होगी, उसको हम एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया लोन का हो गया या और कोई हो गया, आपने कोई गुड्स वगैरह दे रखे थे उसके रिगार्डिंग हो गया, तो इस तरीके से एक्शनेबल क्लेम होता है। अगर यहाँ पे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी होती तो हम उसको एक्शनेबल नहीं क्लेम नहीं बोलते, उसको हम प्लेज या फिर हाइपोथेटिकेशन बोलते हैं। और वहीं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी होती तो हम उसको मॉर्गेज बोलते। तो वो दोनों चीजें एक्शनेबल क्लेम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, वो मॉर्गेज वाले टॉपिक में कवर होगी और प्लेज और हाइपोथेटिकेशन वाले टॉपिक में कवर होगी। और जो डेप्ट होता है, यहाँ पे जो डेप्ट होता है ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके लिए आप कोर्ट में जाके रिलीफ मांग सकते हो कि मेरे को ये पे कराया जाए। और ये एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कंटिजेंट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग मतलब कि आपका जो डेप्ट का अमाउंट था वो ड्यू हो चुका है, आपने ए से 1,000 पे लेने थे, वो ड्यू बन चुके हैं कि अब डेट आ चुकी है जब उसने पे करना है, तो वो एग्जिस्टिंग हो गया। फ्यूचर हो सकता है कि भाई आपने अगले महीने की 15 तारीख को लेने हैं, तो वो फ्यूचर एक्शनेबल क्लेम हो गया। कंटिजेंट हो सकता है कि भाई कोई कंडीशन ऐसी कोई मतलब कोई इवेंट होने के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, ये इवेंट होगा तभी ये जो क्लेम है वो ड्यू बनेगा। या फिर कंडीशनल हो सकता है कि कोई कंडीशन लगा दी जाए कि ये कंडीशन होगी तभी ये ड्यू होगा। तो ये इस तरीके से एक्शनेबल क्लेम हो सकते हैं। अब जो सेक्शन 130 है ये हमें बताता है कि ये जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं इनको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने आपसे 1,000 पे लेने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपसे 1,000 पे लेने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को, मान लीजिए सी को, अपना ये जो डेप्ट था जो मैंने आपसे लेना था मैं उसको बेच दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहलाऊंगा, ट्रांसफर कहलाऊंगा, और वो जो व्यक्ति जिसको मैंने बेचा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाएगा। अब ये जो मैंने उसको दिया, अपना ये जो क्लेम दिया मैंने उसको, एक्शनेबल क्लेम दिया, ये मैं उसको कंसिडरेशन के लिए भी दे सकता था, विदाउट कंसिडरेशन भी दे सकता था। मतलब कि मैं उससे पैसे भी ले सकता था, कोई चीज ले सकता था ये देने के लिए, या फिर बिना पैसों के, बिना किसी कंसिडरेशन के भी ले सकता था। तो ये चीज हो सकती है कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो आपको, अब यहाँ पे हो सकता है कि मैंने आपको इसके लिए नोटिस दिया या नोटिस नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो जो अमाउंट है वो मेरे को पे करना चाहते हो या उसको पे करना चाहते हो। अगर आप दोनों में से किसी को भी पे कर दोगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब हम दोनों में से कोई भी आपके पास आके क्लेम नहीं मांग सकता कि भाई आपने पैसे ड्यू थे, आप दीजिए, आपको मेरे को देने थे। अब आपसे कोई नहीं मांग सकता, आपने अगर जिसको भी पे कर दिया, चाहे उसके लिए आपको नोटिस मिला था या नहीं मिला था। अब अगर आपको नोटिस, तो ये बात हमें सेक्शन 130 के अंदर बताई गई। अब एक बार हम रीड करते हैं, आप अपने बेरेट को खोल लीजिए तो उससे हमें और बेटर वे में समझ आ जाएगा। ये बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन, की चाहे उसके अंदर कंसिडरेशन था या नहीं था, शेल बी इफेक्टेड ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और ये जो मैंने ट्रांसफर किया ना उसको, ये सिर्फ किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, एक रिटर्न फॉर्म में हो सकता है जिसको मेरे को साइन करना जरूरी है उसके ऊपर। अगर मैं साइन नहीं करूंगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं होगा। या फिर मेरा कोई एजेंट ऐसा करे, उसको रिटर्न में लिख के दे, साइन करे या फिर थंब इंप्रेशन लगाए, ये करना जरूरी है। शेल बी कंप्लीट एंड इफेक्चुअल अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट एंड देयर अपॉन ऑल द राइट्स एंड रेमेडी ऑफ द ट्रांसफर वेदर बाय वे ऑफ डैमेज और अदरवाइज शेल वेस्ट इन द ट्रांसफरी। अब जो भी उसके अंदर राइट्स एंड रेमेडीज हैं वो किसके पास चले जाएंगे, ट्रांसफरी के पास चले जाएंगे। वेदर सच नोटिस ऑफ द ट्रांसफर एज हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड विल बी गिवन और नॉट, चाहे ये जो नोटिस था, ये जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको नोटिस दिया या नहीं दिया इसके लिए कि भाई मैंने ये ट्रांसफर कर दिया उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम में अपॉन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एज अफोरसेड स्यू or institute proceeding for the same in his own name without obtaining the transfer's consent to such suit or proceeding and without making him party thereto। अब ये जो जिसको मैंने ट्रांसफर किया अपना एक्शनेबल क्लेम, अब मान लीजिए उसने आपसे पैसा लेना, आप पे नहीं कर रहे, तो ये आपके ऊपर सूट कर सकता है बिना मेरे से कंसंट लिए, डायरेक्टली आपके ऊपर सूट कर सकता है। यही बात यहाँ पे लिख रहा है अपने नाम के ऊपर, उसको मेरी कंसंट लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक्शनेबल क्लेम के जो सेक्शंस हैं, ये मेराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मेराइन और फायर इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि उसके लिए अपने स्पेसिफिक एक्ट हैं। फिर वही हमारे सेक्शन 130 के ऊपर वही बताता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी ऑफ मेराइन इंश्योरेंस, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये। फिर बताते हैं सेक्शन 131 के अंदर नोटिस के बारे में। सेक्शन 131 के अंदर किसके बारे में बताते हैं, नोटिस के बारे में। जो नोटिस कैसा होना चाहिए, राइटिंग के अंदर होना चाहिए और साइंड होना चाहिए।
Every notice of transfer of an actionable claim shall be in writing, signed by the transferor or his agent duly authorized in this behalf, or in case of transfer refuses to sign by the transferee or his agent, and shall be state the name and address of the transferee. भाई मैं अब आपको बताऊंगा तो सही कि मैंने अपना एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा? तो जिस नोटिस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा वो नोटिस राइटिंग के अंदर होना चाहिए और मेरे द्वारा साइन होना चाहिए या फिर मेरे एजेंट के द्वारा साइन होना चाहिए। और अगर मैं मान लीजिए मैं मना कर देता हूं उसको साइन करने से, जो ट्रांसफरी है वो उसको साइन कर सकता है या फिर उसका एजेंट जो है वो उसको साइन कर सकता है, और आपको रिटर्न के अंदर उसको देना पड़ेगा। अगर रिटर्न में नहीं होगा, वो ओरली आगे बता रहा है, तो वो माना नहीं जाएगा। फिर 132 बोलता है लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब ये जो ट्रांसफरी है इसकी क्या लायबिलिटी होंगी? The transferee of an actionable claim shall take it subject to all the liabilities and equity to which the transfer was subject in respect thereof at the date of the transfer। जो भी मेरी liabilities थी ना ट्रांसफर की, वही सारी liabilities अब ट्रांसफर की हो जाएंगी जो जिस भी डेट पे ट्रांसफर होता है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल देता है, ए ट्रांसफर टू सी अ डेप्ट ड्यू टू हिम बाय बी। भाई मैं ए हूं, आप बी हो, और ये व्यक्ति सी है। अब मैंने क्या किया, इसको अपना जो डेप्ट आपके थ्रू जो ड्यू था वो ट्रांसफर कर दिया। ए ट्रांसफर टू सी अ डेप्ट ड्यू टू हिम बाय बी, ठीक है। ए बीइंग देन इंडेप्टेड टू बी, लेकिन अब क्या, मैंने भी आपके कुछ पैसे देने हैं, बी के पैसे देने हैं। सी स्यूज बी। अब ये जो सी है ये क्या करता है, आपके ऊपर सूट करता है। फॉर द डेप्ट ड्यू बाय बी टू ए, किस चीज के लिए? जोन सा डेप्ट बी का ए से ड्यू था, मतलब जो बी ने ए का देना था उसके लिए, वही तो मांगने जाएगा वो बी से। इन सूट बी इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द डेप्ट ड्यू बाय ए टू हिम। अब यहां पे जो पैसा आपने मेरा देना था, एक पैसा मैंने आपका देना था जो मैंने बेच दिया उसको, मतलब आपने मेरा देना था जो मैंने उसको बेच दिया, और एक पैसा मैंने आपका देना है। तो यहाँ पे जब आप पेमेंट करोगे तो ये जो मैंने आपका देना था इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब आपने मेरे 1000 देने थे, मैंने आपके 500 देने थे, तो अब आप सिर्फ 500 रुपए दे सकते हो। तो वही जो मेरी लायबिलिटीज थी वो सारी अब उसकी हो गई। ऑल्दो सी वॉज अनअवेयर ऑफ इट एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, चाहे उसको इस बारे में नहीं पता था कि भाई मैंने भी आपके पैसे देने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपसे 1000 रुपए मांगने आया, आप सिर्फ उसको 500 रुपए ही दोगे, आप पूरे 1000 रुपए नहीं दोगे, क्योंकि मैंने भी तो 500 रुपए आपके देने थे, तो वो सेट ऑफ हो गया। यही बात इसके अंदर बताई गई है। फिर सेक्शन 133 बताता है वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेटर। क्या बोलता है भैया, ट्रांसफर ऑफ अ डेट वारंट्स द सॉल्वेंसी ऑफ द डेटर, की जहां पे भी जो डेटर है उसकी सॉल्वेंसी के ऊपर वारंटी लगाई जाती है। तो वारंटी इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री अप्लाइज ओनली टू हिज सॉल्वेंसी। तो वो जो वारंटी है किस चीज के ऊपर लगेगी? सिर्फ उसकी सॉल्वेंसी के ऊपर ही लगेगी एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, एंड इज लिमिटेड वेयर द ट्रांसफर इज मेड फॉर कंसिडरेशन। और लिमिटेड होगी जहां पे वो कंसिडरेशन के लिए किया जाएगा। टू द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन, तो जितने कंसिडरेशन के लिए किया जाएगा उतने के लिए ही उसकी वारंटी ली जाएगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं ली जाएगी। फिर सेक्शन 134 मॉर्गेज्ड डेप्ट के बारे में बताता है। वेयर अ डेप्ट इज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग फ्यूचर डेप्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक डेप्ट को, मतलब एक जो अमाउंट ड्यू था उसको ट्रांसफर किया किसी व्यक्ति को, किस चीज के लिए? किसी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए, किसी फ्यूचर डेप्ट को सिक्योर करने के लिए। मतलब कोई फ्यूचर का डेप्ट था उसको सिक्योर करने के लिए अभी का कोई डेप्ट हमने ट्रांसफर कर दिया, एग्जिस्टिंग डेप्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया जो अमाउंट ड्यू हो चुका था। द डेप्ट और ट्रांसफर इफ रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर और रिकवर्ड बाय द ट्रांसफरी, it applies first to the payment of the cost of such recovery, secondly in toward the satisfaction of the amount for the time being secured by the transfer, and residue if any belong to the transfer or other person entitled to receive the same। देखिए जैसे एग्जांपल देता हूं समझ आ जाएगा। ए बी सी 3 व्यक्ति थे। अब बी ने ए के कुछ पैसे देने थे, ठीक है। ए ने क्या किया, वो जो है अपना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया सी को। अब सी को, मतलब मान लीजिए बी ने ए के देने थे 5000 रुपए और ए ने देने थे सी के 1000 रुपए। अब फ्यूचर में क्या हुआ कि भाई सी ने अपना अमाउंट मांगा, भाई मेरे पैसे दे दे, 1000 रुपए देने हैं जो तूने बी से लेके दिया था वो मेरे को दिला दे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सी जो है, बी जो है मुकर जाता है जब सी उससे पैसे मांगना जाता है। तो यहाँ पे तो उसने सिर्फ 1000 रुपए लेने थे, उसका ना कोर्ट का खर्चा आ जाता है भाई केस वेस करने का 2000 रुपए का। तो अब क्या होता है कि भाई सी को कितने रुपए मिलने चाहिए? 3000 रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि उसके कितने अमाउंट ड्यू थे? 1000 तो जो उसने लेना था और 2000 रुपए जो उसका कोर्ट का खर्चा आया। अब बच कितना अमाउंट गया? 2000 रुपए का अमाउंट बन गया, बच गया। तो वो किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। मतलब देखिए क्या था कि बी ने ए के 5000 रुपए देने थे, ए ने सी के 1000 रुपए देने थे। अब ए ने क्या किया, वो जो अपने 5000 का एक्शनेबल क्लेम था वो सी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अब सी जो है जब डेट आई पैसे मांगने की, वो बी के पास पहुंचता है कि भाई मेरे 1000 रुपए दे दे। बी क्या करता है? मना कर देता है, जी मैंने पैसे नहीं देने। बी कोर्ट में सूट कर, एक सी कोर्ट में सूट करता है कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। वहां पे उसका 2000 रुपए का खर्चा आ जाता है।
तो अब उसका अमाउंट कितना ड्यू बन गया, 1,000 तो जो उसने लेना था, 2,000 रुपए जो उसका कोर्ट का खर्चा आया। तो जब वो जो 5,000 रुपए निकलेंगे बी के पास से, उसमें से 3,000 रुपए तो बी को मिल जाएंगे, सॉरी सी को मिल जाएंगे जो उसका अमाउंट ड्यू था, और जो बाकी 2,000 रुपए बचे वो किसको मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे भाई, जो उसने अमाउंट लेना था। तो ये चीज बता रहा है कि इस तरीके से मॉर्गेज डेब्ट के अंदर पेमेंट होती है। फिर बता रहा है सेक्शन 135 के अंदर, असाइनमेंट ऑफ राइट्स अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर। Every assignee by endorsement or other writings of a policy of insurance against fire in whom property in the subject insurance shall be absolutely vested to the date of assignment, जो date of assignment है उस दिन के लिए हो जाएगा, shall have transferred and vested in him all the rights of the suit of the contract contained in the policy has been made with himself। तो जितना भी था उसके अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 136 बोलता है इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर कनेक्टेड विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, की भाई कोई भी जो ऑफिसर है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से कनेक्टेड है वो इस एक्शनेबल क्लेम के अंदर कोई भी चीज नहीं लेगा। क्या बोलते हैं, नो जज, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट, की कोई भी जज हो गया, लीगल प्रैक्टिशनर हो गया, या कोई भी ऑफिसर जो कोर्ट से कनेक्टेड है, shall buy or traffic in, stipulate or agree to receive any share of interest in any actionable claim। तो ऐसा नहीं करेगा कि भाई कुछ खरीद ले या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट रखे अपना या किसी भी तरीके से स्टिपुलेट करे, तो ऐसी चीज नहीं होगी उस एक्शनेबल क्लेम के अंदर। एंड नो कोर्ट ऑफ जस्टिस shall enforce at his instance or at the instance of any person claiming by or through him any actionable claim so deal with by him as aforesaid। और इस तरीके की कोई भी चीज अगर होती है तो उसके अंदर कोर्ट भी उसको एनफोर्स नहीं कराएगा। भाई जज ने खुद पार्ट ले लिया, लीगल प्रैक्टिशनर ने ले लिया, या कोई कोर्ट के ऑफिसर ने ले लिया, तो फिर जज भी उसको एनफोर्स नहीं कराएगा, कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कराएगा। फिर सेक्शन 137 बोलता है ये जो हमने सारे प्रोविजंस पढ़े अभी 130 से लेके 136 तक के, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे किसके ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके ऊपर, जैसे मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया, इन चीजों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सेक्शन 130 से लेके 136 के अंदर एक्शनेबल क्लेम के बारे में हमें इतना ही बता रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि हम अपने एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको नोटिस देना जरूरी है, वो नोटिस राइटिंग के अंदर होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम वो ट्रांसफर रिटर्न के अंदर करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कि साइन करेंगे या उसके ऊपर थंब लगा देंगे। बेसिक चीज यही है। फिर किस हिसाब से पेमेंट होगी, जैसे 134 के अंदर 135 के अंदर देखा हमने, वैसे पेमेंट होगी। 137 में मना कर दिया कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये थोड़ी बहुत चीजें 131 के अंदर नोटिस के बारे में बता दिया, यही बताया गया एक्शनेबल क्लेम में।